अस्सलामुअलैकुम और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 19 जो कि है मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स को अगर ना वाइडली डिवाइड करें तो फ़िज़िक्स की ना एक किस्म की समझे दो ब्रांचेज़ हैं, मेन ब्रांचेज़ जो हैं अपर लेवल के हिसाब से बात करें। वैसे तो फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ आप लोगों ने 9th में पढ़ी होंगी, 8-9 टोटल हैं, लेकिन जो एक वाइड स्कोप में बात करें तो दो हैं। एक है क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरी है मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स है क्या कि ये 20th सेंचुरी से पहले जो रिसर्च होती रही है ना जिन चीज़ों के ऊपर, वो सारी की सारी क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं। उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो रिसर्चेज़ ऐसी थी कि उनका उस टाइम में तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी के ऊपर, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वेव पार्टिकल नेचर, या जो है उसके अलावा लाइट एज अ क्वांटा, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इन पे रिसर्च की थी। तो जो 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से पहले का जो टाइम था, उस फिज़िक्स में उस टाइम में जो रिसर्च हुई है उसे हम कह देते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स। और जो उसके बाद रिसर्चेज़ हुई हैं मेनली उसे हम कह देते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स में बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो देखते हैं इनके बारे में। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो क्लासिकल फ़िज़िक्स का बाप माना जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है, वो आम तौर पे न्यूटन को कहा जाता है। और जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है उसमें जो उनके फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं, यानी कि जो इनके कर्ता धर्ता माने जाते हैं, यानी कहते हैं कि वालिद माने जाते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स के, तो उनमें स्टार्ट में ये इस पे रिसर्च जो शुरू की थी वो नील बोहर और मैक्सवेल प्लांक थे। सबसे पहले उन दोनों ने काम किया था। और उसके बाद इसमें जो एक मेन थर्ड पिलर जिसकी बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हैं, जिसने एक कहते हैं ना कि एक पूरा अमल ही बदल के रख दिया, वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, जो थर्ड पिलर या थर्ड फाउंडिंग मेंबर भी कह सकते हैं उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के। उन्होंने आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, वो इस चैप्टर में है, मैंने इस वक्त इसमें इंक्लूड नहीं किया होगा, लेकिन आप वो बुक से देख सकते हैं उनके कंट्रीब्यूशन क्या था इसमें मॉडर्न फिज़िक्स में। तो क्लासिक देखते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स आल्सो नोन एज न्यूटोनियन फ़िज़िक्स या मैकेनिक्स, इसे मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं। किसके ऊपर बेस्ड है? ये मेनली बेस्ड है न्यूटन्स के लॉज के ऊपर और मैक्सवेल्स की इक्वेशंस के ऊपर। उसके बाद इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की हम स्टडीज़ करते हैं जिनकी स्पीड स्मॉल होती है। न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई स्पीड्स, न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो हाई स्पीड पे एप्लीकेबल नहीं होते। उसके बाद मॉडर्न फिज़िक्स में क्या आ जाता है? इसमें वैसे और भी इनकी थी, मैं इनसे तो स्कोप को वाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं 12वीं तक आप लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ लिया तो आपको कुछ ना कुछ पता हो। कोई पूछ ले कल को कि भाई क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स है क्या चीज़, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक्स सिर्फ पता होनी चाहिए, क्योंकि डीप में ना किसी को खुद पता होगा ना वो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है वो पूछ ले कि क्लासिकल फ़िज़िक्स के फाउंडिंग मेंबर्स किसे कह सकते हैं या किस पे बेस्ड है या इसका और नाम क्या है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि इसमें से कोई MCQs आए। तो मॉडर्न फिज़िक्स में क्या है कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद हाई स्पीड्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है इसमें जो छोटे हों और हाई स्पीड पे हों। ये जो बेस्ड है किस पे है? क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पे बेस्ड है। एक और चीज़ क्वांटम फिज़िक्स के हवाले से मैं बता दूं, वैसे मतलब फ़िक्शन है, वो रियलिटी नहीं है। अगर आप लोगों ने अवेंजर्स की मूवीज़ देखी हो तो अवेंजर्स एंड गेम में क्वांटम आप बहुत सुनेंगे, क्वांटम क्वांटम क्वांटम। या उसके जो एक और दो मूवीज़ हैं उस सीरीज़ की, उसमें एंटमैन वर्सेस वैस्प वाली, आंटमैन एंड वास्प है, और एक आंटमैन जो सिंपल है, तो वो वाली मूवीज़ देखेंगे आपको उसके बारे में ना क्वांटम सुनना बहुत मिलेगा सुनने को, और उसमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा, पता नहीं चलेगा क्योंकि फ़िक्शंस हैं, फ़िक्शन बेस्ड मूवीज़ हैं, लेकिन अंदाज़ा होगा कि अच्छा क्वांटम असल में है क्या चीज़। और इस पर अभी भी रिसर्च हो रही है। इसमें जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद जिसने इसे फर्दर कंटिन्यू किया था वो स्टीफन हॉकिंग थे, जिनकी डेथ अभी आई थिंक 2-3 साल पहले ही हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशंस टेक्स प्लेस, जो भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जहाँ से ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस, जहाँ से ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकती है? इसकी अगर एग्जांपल देख लें हम, तो जैसे कि मैं एक
कोई एक बॉल है मेरे पास, मैं उसे रोल डाउन करता हूँ, कोई मेरे पास एक स्लोप बनी हुई है, मैं वहाँ से बॉल को छोड़ता हूँ तो वो नीचे किसी स्ट्रीट में गली में चली जाती है, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हमें पता चलेगा कि वो बॉल इस वक्त मूव कर रही है, क्योंकि वो सड़क के लिहाज से वो बॉल आगे जा रही होगी ना किसी पॉइंट से। उसके बाद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसमें होता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी कि इसका मतलब है क्या कि यानी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसमें कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता रहेगा कॉन्स्टेंट स्पीड पे। अब जब कॉन्स्टेंट स्पीड है, चेंज इन स्पीड है ही नहीं, तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इस वजह से ए इक्वल टू ज़ीरो है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, इसमें न्यूटन लॉज एप्लीकेबल होते हैं। फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स लॉज हैज़ सेम रिजल्ट्स। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो नहीं रहता, इन्हें एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ इसमें एप्लीकेबल नहीं होते और ना ही न्यूटन्स लॉज के यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहे होते हैं। प्रैक्टिकली अर्थ इज़ इनर्शियल बट इट्स इन रियलिटी इट्स नॉन इनर्शियल। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अर्थ जो है हमारी वो इनर्शियल है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन रियलिटी की बेस पे बात करें तो है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। अगर एक और एग्जांपल कर ले तो जैसे कि एक बंदा गाड़ी में सफ़र कर रहा है, उस बंदे के जो एक अंदर गाड़ी में बैठा होगा या खड़ा होगा, उसके हिसाब से वो क्या होगा कि मैं इस वक्त स्टेशनरी पोजीशन में हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं या बैठा हुआ हूँ या सिंपली खड़ा हुआ हूँ। जबकि एक बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इस वक्त गाड़ी मूव कर रही है, तो उसके हिसाब से वो मूव कर रहा होता है। तो यानी कि ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी इसमें यही आ जाता है कि दो रिलेटिव हैं, हर इंसान के लिहाज से दूसरी चीज़ या तो कोई भी चीज़ मतलब एक परफेक्ट नहीं होगी। मैं नहीं कह सकता कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं हर किसी के लिहाज से चल रहा हूँ, अपने लिहाज से भी चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं किसी के लिहाज से चल रहा हूँ तो किसी के लिहाज से मैं रुका हुआ हूँगा, अगर मैं किसी के लिहाज से रुका हूँ तो मैं किसी के लिहाज से चल रहा हूँगा। डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। उसके बाद मैस डायलेशन डिटेल में नहीं किए, मैंने सिर्फ फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। रिलेटिविस्टिक मैस जो है वो ग्रेटर होता है रेस्ट मैस से। इफ़ आ बॉडी ट्रैवल विद मोर स्पीड दैन रिलेटिविस्टिक मैस इज़ इंक्रीज, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसी तरह ये जो रिलेटिविस्टिक मैस है वो बढ़ता जाएगा। टाइम डायलेशन क्या है, स्लो डाउन टाइम हो जाता है, इसमें टी ग्रेटर दैन टी नॉट होता है। सिंपल ये फार्मूले हैं आप लोगों के सामने, मैंने इसकी डिटेल्स में नहीं गया, बुक में डिटेल्स लिखी हुई होंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सिर्फ फार्मूले यहाँ पे देख लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। वी स्केयर बाई सी स्केयर अप्रोचेस टू ज़ीरो, कब अप्रोच करता है, जब वी वेरी वेरी लेस देन हो सी, यानी कि वी की वैल्यू बहुत ही कम हो सी से, तो वी स्केयर बाई सी स्केयर जो है तकरीबन ज़ीरो ही होता है। तो उस केस में जो वी स्केयर बाई सी स्केयर की वैल्यू आएगी वो बहुत कम होगी एक की निस्बत, तो उसे आइडियल केस कहते हैं। रियल वर्ल्ड में ये सिर्फ केस इंप्लीमेंट होता है जिसमें फिर m इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा, t इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा और l इक्वल टू एल नॉट हो जाएगा। थर्मल रेडिएशंस इमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट्स, ओनली एब्जॉर्प्शन और इमिशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि कहते हैं किसी भी बॉडी का ये नहीं होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइट को या तो अब्जॉर्ब कर रहा हो या फिर सिर्फ इमिट कर रहा हो, यानी परफेक्ट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। थर्मल रेडिएशंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सिस्टम। ब्लैक बॉडी ये आइडियल बॉडी है विच कैन एब्जॉर्ब और इमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन और विच इज़ 100% एब्जॉर्बर एट लो टेम्परेचर और 100% इमिटर एट हाई टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी इज़ मेड ऑफ आइडियल आइटम्स, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट का लॉ है, इसके हिसाब से क्या है कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ रहा होगा वेवलेंथ कम हो रही होगी। एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर लेंस, आपको जो मेन चीज़ें यही पता होनी चाहिए, एक तो रिलेशन का और ये अप्लाई कहाँ पे हो सकते हैं, तो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेफन्स लॉ क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी 4 टाइम्स ऑफ, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का 4 टाइम्स, पावर 4 टाइम्स। रिले जीन्स फार्मूला जो है उसके हिसाब से क्या है कि एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 4 टाइम्स ऑफ
वेवलेंथ एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। जो रिले जीन्स फार्मूला है वो सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है प्लांक्स लॉ इक्वल टू एच एफ एप्लीकेबल फॉर ऑल वेवलेंथ्स। ये सारी की सारी वेवलेंथ्स पे अप्लाई हो सकता है। जैसे कि इसमें थी कोई, जैसे मैंने अभी बताया कि क्लासिकल फिजिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी जिसके लिए मॉडर्न फिजिक्स का एक कहते हैं ना कि वजूद में आई, जिसने उन क्वेश्चंस को आंसर किया जो कि क्लासिकल फिजिक्स आंसर नहीं कर पा रही थी। ये एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें रिलेशन से पता चल रहा है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है या टेम्परेचर जितना ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी या एनर्जी उतनी ज़्यादा है, लेकिन उसकी वेवलेंथ उस हिसाब से ही कम है। हो सकता है कि ग्राफ की कर्व्स बिल्कुल ठीक ना हो तो आप बुक में देख लीजिएगा। ये एक मैंने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही बनाई है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसमें कांस्टेंट, ये बुक की चीज़ें हैं सारी देख सकते हैं आप। एप्सिलॉन जो है ये फॉर ब्लैक बॉडी 1/100% होता है, क्योंकि उसमें या तो पूरी की पूरी जो लाइट अब्जॉर्ब होती हैं या फिर लाइट इमिट हो रही होती हैं। बाकी रियल बॉडी के केस में एप्सिलॉन की वैल्यू जो है या तो 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो ब्लैक बॉडी है, क्योंकि जो देखें जब एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 1 तो ब्लैक बॉडी के केस में जो ब्लैक बॉडी की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, रेडिएशन किस पे डिपेंड कर रही होंगे, कम्प्लीटली डिपेंड करेंगी वो टेम्परेचर के ऊपर, T/4 के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जो ये है स्टेफन्स कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। बट रियल बॉडी रेडिएशंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एप्सिलॉन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये इस पर भी डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, बेसिक चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं, बाकी डिटेल के लिए आप बुक से रीड करिएगा। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज़ नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज अ रिजल्ट। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट used to eject electrons, it only depends on nature of material। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। वर्ड नहीं होगा, वर्क फंक्शन है ये। वर्क फंक्शन या कट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये जो इक्वेशन है बुक की ही है। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मैक्सिमम रिवर्स पोलैरिटी विच स्टॉप्स इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैक्सिमम एनर्जी और रिवर्स पोटेंशियल एट विच पोटेंशियल एनर्जी करंट बिकम्स ज़ीरो। V0 अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसका अप्रोचेस टू नहीं है, ये मतलब कि V0 इक्वल टू यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV0, ये भी सिंपल रिलेशन अब बुक के हैं। यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि जो V0 का है रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस बेस पे जब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस बेस पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वेवलेंथ, तो यानी कि जिस भी लाइट की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज़्यादा है रेड की निस्बत, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो ब्लू की होगी रेड की निस्बत, लेकिन जो वेवलेंथ होगी वो ब्लू की ज़्यादा होगी रेड की निस्बत। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसने फिर आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन जो किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसने यूज्ड प्लांक्स रेडिएशन लॉ, पार्टिकल ऑफ नेचर बताया, नेम्ड क्वांटा एज फोटोन, फोटोन्स एनर्जी इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन PEE यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़ ज़ीरो बट रियलिस्टिक मास इज़ नॉन ज़ीरो। ये इक्वेशंस हैं, कुछ देख लीजिएगा। एंड पे जो रिलेशन बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो अभी हम ऊपर करके भी आए हैं, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, उतनी ही इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। या ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है और करंट भी उसमें से ज़्यादा पास करेगा।
उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट का फार्मूला है कि चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू h/mc 1 माइनस कॉस थीटा। कंडीशंस क्या हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट के केस में 0.5 से ज़्यादा और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, जबकि पेयर प्रोडक्शन के केस में ई की वैल्यू जो है इक्वल टू 1.02 हो या उससे ज़्यादा हो। अब मैंने यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन भी छोड़ा हुआ है और एनहाइलेशन ऑफ पार्टिकल्स आई थिंक है एक टॉपिक, वो भी छोड़ा हुआ है, तो आप बुक से देख लेंगे। इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें, करनी हैं, ये नहीं कि छोड़नी है। मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ों को कवर कर रहा हूँ मैं इसमें। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, H इक्वल टू, ये भी रिलेशंस हैं, बुक के रिलेशंस हैं, हम सिंपल इनके कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि यहाँ पे P को पुट किया है mv की जगह पे, यानी कि P इक्वल टू मोमेंटम है तो mv आ गया है उसकी जगह पे। और ये एक रिलेशन जो 2me वाला है, ये मैंने आप लोगों को फिज़िक्स के ही चैप्टर 3 यानी पार्ट 1 के 3rd चैप्टर में इनके रिलेशंस मैंने आपको दिखाए हुए हैं कि क्या क्या रिलेशंस बनते हैं मोमेंटम के। तो उस हिसाब से ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हुई हैं। यहाँ पे एनर्जी को पुट कर दिया है चार्ज वोल्ट के, ये चैप्टर 12 में होगा, न्यूमेरिकल भी है एक एग्जाम्पल, तो वहाँ से ये एनर्जी की वैल्यू ली हुई है, वो यहाँ पे पुट कर दी है। जबकि चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ई यूज़ किया हुआ है। जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, यानी कि मोमेंटम ज़्यादा होगा जब वेवलेंथ कम होगी, और इसी तरह मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, और इसी तरह जितनी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, स्पीड बढ़ रही होगी, तो उसकी वेवलेंथ कम हो रही होगी। और दूसरी तरफ देखें तो एनर्जी के साथ अंडर रूट स्क्वायर का रिलेशन है, एनर्जी जितनी बढ़ रही होगी उतनी ही वेवलेंथ कम हो रही होगी। इन्वर्स रिलेशन है, सेम ही चार्ज के साथ है और सेम ही वोल्टेज के साथ है। उसके बाद आ जाता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें भी मैंने सिर्फ रिलेशंस लिख दिए हैं, फार्मूलाज लिख दिए हैं, बेसिक्स आप बुक से देख लीजिएगा, या इक्वेशंस को एक्सप्लेन कर दिया कि डेल एक्स जो है डॉट डेल पी अप्रोचेज टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स है, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और इसी तरह अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल ई है, और डेल टी अनसर्टेनिटी इन टाइम है। कहते हैं कि जब डेल एक्स डॉट डेल पी 0 के इक्वल ना हो तो डेल एक्स जो है अप्रोचेस तक यानी कि अप्रोच कर रहा होता है तकरीबन इक्वल होता है वेवलेंथ के, और डेल पी जो है वो इक्वल है h/λ के। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मोमेंटम का रिलेशन इन्वर्स है चेंज इन मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ। अभी हमने उल्टा केस देखा था, बात सेम ही है, मतलब सेम ही है, यानी कि 1/p था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि चेंज इन मोमेंटम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और इसी तरह डेल एक्स डॉट यहाँ पे जो डेल वी पुट किया हुआ है वो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है जो कि इक्वल टू mv होती है, लेकिन यहाँ पे डेल p है जिसकी वजह से m तो कांस्टेंट रहेगा, तो डेल v आ रहा है साथ। तो यहाँ से हम उसकी चेंज इन वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट डेवलप करता है, यानी कि इसे पढ़ते हुए भी मज़ा बहुत आता है। मुश्किल है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर इसे अच्छे से पढ़ा जाए तो ये आपको ऐसा समझेंगे फ़िज़िक्स के लिए पागल कर देगा, यानी कि आपकी फ़िज़िक्स के ऐसे मोहब्बत में गिरफ़्तार होंगे कि दोबारा कभी निकल ही नहीं सकेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।